गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आपका स्वागत है द इकोनॉमिक्स क्लासरूम में। मैं राकेश कुमार शर्मा वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन इकोनॉमिक्स में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। हाँ, आप भी तो बताइए कि आप कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अपनी पढ़ाई और अपने अनुभवों के बारे में हमें तो बताइए, बताएंगे ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आज का पाठ। लेकिन एक संदेश याद रखिए कि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम रहेगी। अब आप लर्निंग, लिसनिंग, राइटिंग मोड पर आ जाइए। राइट। अभी तक अर्थशास्त्र में आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है। इस चित्र की आपको अर्थशास्त्र की दृष्टि से व्याख्या करनी है। यहाँ सुस्पष्टतः आप देख रहे हैं जल परिवहन, शिपिंग या हार्बर, रेल परिवहन, कुएं से जल भरते हुए लोग, आवास की समस्या और हॉस्पिटल के ये चित्र हैं। यह भी आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ सुविधाओं की कमी है तथा इन सुविधाओं की मांग ज्यादा या बहुत ज्यादा है। क्या आप इस परिस्थिति में कह सकते हैं कि आर्थिक विकास संभव है? क्या आर्थिक विकास के लिए किसी सहयोगी तंत्र की आवश्यकता होती है? आपके अनुसार इस सहयोगी तंत्र में जो आर्थिक विकास के लिए वांछित है, क्या क्या होना चाहिए? आप जो कहने वाले हैं वही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो अपने पूर्व ज्ञान से बताइए कि इसे जो सहयोगी सेवाएं हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सोचिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसे हम कहेंगे अवसंरचना या आधारिक संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर। यह शब्द आपने अध्याय 1 में भी सुना था और आपको याद भी होगा जब हमने अंग्रेजों द्वारा भारत में आधारिक संरचना के निर्माण की चर्चा की थी। तो इस प्रकार आप जान गए हैं कि हम आज आधारिक संरचना पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में इसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। लैटिन शब्द इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ होता है निम्न, नीचे का या आधार, और स्ट्रक्चर शब्द का अर्थ होता है बनावट, ढांचा, संरचना या भवन। दोनों अर्थों को मिलाकर आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि आधार और उस आधार पर बनने वाली संरचना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत वह सब आ जाता है जिससे अर्थव्यवस्था के ढांचे को सुदृढ़ता और विकास को गति प्राप्त होती है। हम अपने पाठ की शुरुआत इंफ्रास्ट्रक्चर के आशय से करते हैं। मुझे लगता है कि अभी तक चर्चा से आप निश्चय ही यह अनुमान लगा चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या आशय है। क्यों, सही है ना? अवसंरचना या आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका आशय हम जानना चाह रहे हैं। ध्यान से सुनिए और देखिए। किसी समाज या उद्योग के सुचारू रूप से काम करने के लिए आवश्यक मूलभूत भौतिक संगठनात्मक संरचना को अवसंरचना या आधारिक संरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था को काम करने के लिए जिन सेवाओं और सुविधाओं की जरूरत होती है उसे अधोसंरचना या अवसंरचना या आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ एक चित्र दिखाया गया है जिसमें रोडवेज अर्थात रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया गया है, रेलवेज अर्थात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया गया है, उसी तरह से एयर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया गया है और जहाज रानी यानी शिपिंग, जल परिवहन का इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारिक संरचना दिखाई गई है। एक चित्र बीच में दिखाई दे रहा है, आपको कुछ जाना पहचाना और कुछ नया भी लग रहा होगा। इसे हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं।
वीडियो को रोककर यह बताइए कि आधारिक संरचना क्या है। जी हाँ, आधारिक संरचना आर्थिक विकास में सहयोगी भौतिक और सामाजिक सुविधाओं का एक नेटवर्क या तंत्र है। देश के आर्थिक विकास का यह अति महत्वपूर्ण कारक है। आइए मेरे साथ दोहराइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या-क्या आता है। इन सहयोगी सेवाओं में सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बांध, बिजली घर, गैस और तेल पाइपलाइन, सभी प्रकार की दूरसंचार की सूचनाएं एवं सूचनाएं प्रदान करने के माध्यम तथा सुविधाएं, स्कूल, कॉलेज सहित देश का शिक्षा तंत्र, सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, बैंक, बीमा, अन्य वित्तीय संस्थाएं तथा मुद्रा प्रणाली और सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएं आती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत। वीडियो रोककर इन सभी बातों को फिर से दोहरा लीजिए। आप इसे भूले नहीं, इसलिए मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, उसका उत्तर ही इंफ्रास्ट्रक्चर को याद रखने में आपकी सहायता करेगा। प्रश्न है, यदि आप सक्षम और साधन संपन्न हैं, आपको एक उद्योग या फर्म आरंभ करना है, तो आप उस स्थान के लिए कौन-कौन सी सुविधाएं चाहेंगे? वही इंफ्रास्ट्रक्चर है। आधारभूत संरचना उस संरचना को कहते हैं जो किसी समाज या उसमें स्थापित उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। दूसरे शब्दों में इसको समझें तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। प्रथम क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, दूसरे को द्वितीयक क्षेत्र एवं तीसरे को तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसी सेवा क्षेत्र के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की संरचना को ही अधोसंरचना, आधारभूत संरचना, अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। एक उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था अपनी इकाई स्थापित करना चाहती है, तो उसको निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, जो कि आधारभूत अधोसंरचना द्वारा प्रदत्त होती है। उसे अपने उद्योग के लिए समुचित भूमि की आवश्यकता होती है, उद्योग के विकास के लिए प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होती है, उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उसके लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे जल, विद्युत की आवश्यकता होती है। इसे अधोसंरचना, अवसंरचना, आधारिक संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। आधारिक संरचना को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, सामाजिक और आर्थिक। ऊर्जा, परिवहन और संचार आर्थिक श्रेणी में आते हैं, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सामाजिक आधारिक संरचना की श्रेणी में आते हैं। ये दोनों संरचनाएं एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। किसी न किसी रूप में ऊर्जा की भी घरों के निर्माण में आवश्यकता पड़ती है। आधारिक संरचना और उसके प्रकार समझ लेने के उपरांत हम यह भी जान गए हैं कि आर्थिक आधारिक संरचना उत्पादन की प्रक्रिया को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, जबकि सामाजिक आधारिक संरचना अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। दोनों संरचना एक दूसरे की पूरक हैं। दोनों ही संरचनाएं विकास को गति प्रदान करती हैं। आपके लिए एक छोटी सी टिप्स है। आर्थिक आधारिक संरचना अर्थात इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ याद कैसे रखेंगे बताया जा रहा है। ई फॉर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ई फॉर ईटीसी। ईटीसी तो आप जानते ही हैं। ई का मतलब हो गया एनर्जी, टी का मतलब हो गया ट्रांसपोर्टेशन और सी का मतलब हो गया कम्युनिकेशन। यानी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ईटीसी एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन आएगा। उसी तरह से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे याद रखेंगे? बस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी HEH, H फॉर हाउसिंग, E फॉर एजुकेशन, H फॉर हेल्थ। आप इसे अपने ढंग से याद रख सकते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को याद रखने के लिए
जो अभी चल रहा है, अर्थात कोरोना चल रहा है, आप घर में रहिए, स्वस्थ यानी हेल्दी रहिए और ऑनलाइन पढ़ते रहिए यानी एजुकेशन। इस प्रकार से आप अपने ढंग से विषय वस्तु को दोहराते हुए याद कर सकते हैं। हम अपनी ही बात को आगे बढ़ा रहे हैं और आर्थिक आधारिक संरचना तथा सामाजिक आधारिक संरचना में अंतर समझ रहे हैं। आर्थिक आधारिक संरचना सीधे देश की आर्थिक प्रणाली अर्थात अर्थव्यवस्था को सहारा और समर्थन देती है, जबकि सामाजिक आधारिक संरचना अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक प्रणाली अर्थव्यवस्था को समर्थन और सहारा देती है। उसी तरह से आर्थिक संरचना उत्पादन के पैमाने को बढ़ाती है, जबकि सामाजिक संरचना मानव शक्ति की क्षमता को बढ़ाती है। आर्थिक संरचना भौतिक पूंजी के भंडार को बढ़ाती है, जबकि सामाजिक संरचना मानव पूंजी के भंडार को बढ़ाती है। यह आर्थिक विकास की गति को बढ़ाता है, जबकि सामाजिक संरचना मानव विकास को बढ़ाता है। इनके उदाहरण हैं ऊर्जा, परिवहन और संचार। और सामाजिक के उदाहरण अभी मैंने आपको बताया था HEH, हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना के महत्व को सर्वत्र मान्य किया जाता है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जहां आधारभूत संरचना विकसित होगी वहां आर्थिक विकास होगा और आधारभूत संरचना का जिन क्षेत्रों में अभाव होगा वहां आर्थिक पिछड़ापन विद्यमान रहेगा। अवस्थापना से आर्थिक लागत को कम किया जा सकता है और लाभ को बढ़ाया जा सकता है। गतिविधियां सेवाओं और सुविधाओं के साथ साथ क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था की स्थिति के साथ साथ विकास और संचालन को आर्थिक आधारभूत संरचना के रूप में जाना जाता है। सेवाओं और सुविधाओं के संचालन का उपयोग करके समग्र उत्पादकता में वृद्धि दिखाते हुए अर्थव्यवस्था की स्थिति विकसित होती है। इसीलिए कोई यह नोट कर सकता है कि ये कारक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह पर्याप्त नहीं है। सड़क, जहाज, संचार, रेलवे आदि अतिरिक्त अवसंरचनात्मक आवश्यकताएं हैं, क्योंकि इसमें प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनता के लिए कुछ अन्य चिंताएं भी शामिल हैं। इसलिए हम एक बयान के साथ यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अवसंरचनाएं आर्थिक संरचनाओं को संभावित सीमा तक तेजी से विकास की दर के साथ खड़े होने में मदद करती है। परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन। मानव, पशु, ईंधन, लकड़ी, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत शक्ति ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं, जबकि गैर परंपरागत साधन में आता है सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, कूड़ा, कचरा, मलमूत्र, गोबर आदि से निर्मित ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन हैं। इन चीज़ों को आपने पहले भी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इनका ब्यौरा हम यहाँ पर दे रहे हैं, इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछिएगा। आगे बढ़ने से पहले कर लेते हैं थोड़ा सा रिवीजन। अब हम समझ गए हैं कि आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था की उन्नति का सीधा संबंध है आधारिक संरचना से। एक प्रश्न है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एक लाइन में बताइए। इसका आशय है एक सपोर्ट सिस्टम, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जिसमें इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होता है। हमने यह भी देखा कि बिना अनुकूल सामाजिक संरचना के आर्थिक विकास सच में मुश्किल है। सामाजिक आधारिक संरचना के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, नागरिक सुविधाएं आते हैं। मुख्यतः HEH यानी हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन। इसी प्रकार आर्थिक आधारिक संरचना में यानी ETC में एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन आते हैं।
इसमें से कुछ बातों को हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। हमने बात की थी ईटीसी की, यानी एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। इन्हीं को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। ऊर्जा। बिना ऊर्जा के आर्थिक विकास संभव नहीं है। उत्पादन इकाइयों, कारखानों को चलाने के लिए, कच्चे माल की आपूर्ति के लिए, तैयार माल को बाजार में भेजने के लिए, हर जगह मशीनें और परिवहन प्रणाली को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। इस प्रकार ऊर्जा का आर्थिक विकास से सीधा संबंध है, यानी बिना ऊर्जा के आर्थिक विकास संभव नहीं है। आपके लिए एक प्रश्न, आर्थिक विकास और ऊर्जा में किस प्रकार का संबंध है, बताइए। आप रीडिंग, राइटिंग और लर्निंग मोड में पढ़ रहे हैं। हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं परिवहन प्रणाली की। परिवहन प्रणाली के अंतर्गत रेलवे, सड़क, जहाजरानी एवं नागरिक परिवहन शामिल हैं। परिवहन प्रणाली वस्तुओं, सेवाओं और बाजार का विस्तार करती हैं। परिवहन प्रणाली कच्चे माल, ईंधन, मशीनरी आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए अनिवार्य है। यह दूर दराज के क्षेत्र और संसाधन उत्पादन के लिए अनिवार्य है। सुस्पष्टतः आर्थिक विकास के लिए अच्छी परिवहन प्रणाली एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसी से जुड़ा एक प्रश्न आपके लिए प्रश्न है, आर्थिक विकास में परिवहन के निम्न साधनों का महत्व बताइए। रेल, सड़क, जहाजरानी और वायु परिवहन। दूसरा प्रश्न आपके लिए है, लॉकडाउन का परिवहन प्रणाली और उससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। अब हम बात कर रहे हैं संचार प्रणाली की। संचार प्रणाली में डाक तार, टेली संचार संसाधन, प्रसारण, सूचना, इंटरनेट आधारित संचार प्रणाली, सोशल एवं प्रिंट मीडिया आदि इसमें आते हैं। किसी राष्ट्र के कुशल संचालन के लिए संचार माध्यम तथा दूर संचार के साधन अति महत्वपूर्ण हैं। संचार साधनों की किसी भी देश में एक अपनी विशिष्ट स्थिति होती है। बाजारों के बारे में आवश्यक सूचना उपलब्ध कराकर और आवश्यक प्रेरणा देकर संचार प्रणाली आर्थिक विकास को त्वरित विकास की ओर अग्रसर करती है। कुछ इसी बात पर आधारित है हमारा प्रश्न, संचार के साधनों का नागरिक विकास में क्या महत्व है। और दूसरा प्रश्न है, संचार साधनों ने लॉकडाउन के समय में जो भूमिका निभाई है उस बारे में आपके क्या विचार हैं। अब बात कर लेते हैं हम शिक्षा पर। आप जानते हैं कि शिक्षा का अर्थ है समझ और अनुभव के माध्यम से तथ्य, सूचना और कौशल प्राप्त करना। ज्ञान केवल शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान युग में शिक्षा आर्थिक विकास का एक अति महत्वपूर्ण कारक बन गया है। शिक्षा अंधविश्वास को समाप्त करती है। शिक्षा दृष्टिकोण को प्रगतिशील बनाती है। शिक्षा मानसिक धरातल की सीमा को विकसित करती है। इस प्रकार शिक्षा को विभिन्न स्वरूपों में आर्थिक वृद्धि करने वाले कारक के रूप में देखा जाता है। शिक्षा एक विकासशील देश को नए आर्थिक संसाधन तथा बेहतर तकनीक प्राप्त करने और त्वरित उन्नति में सहायता करती है। शिक्षा के बिना मानव पूंजी का निर्माण असंभव है और मानवीय पूंजी आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। अब आपके लिए प्रश्न, औपचारिक शिक्षा पर लॉकडाउन का क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रश्न,
देश के आर्थिक विकास में शिक्षा किस प्रकार सहयोगी है। अब हम चर्चा कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। हम और आप सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं। स्वस्थ देश में स्वस्थ नागरिक होंगे तो उत्पादन की गति भी बढ़ेगी। स्वस्थ नागरिकों के बिना किसी भी देश और किसी अर्थव्यवस्था की प्रगति असंभव है। स्वास्थ्य सेवा या हेल्थ केयर का अर्थ बीमारी की रोकथाम या उपचार करना है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वस्थ नागरिक उत्पादन की क्रिया में अधिक और बेहतर सहयोग कर सकते हैं। इसलिए देश में जनता को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न नीतियों का निर्माण किया जाता रहा है। यहाँ हम दो नए शब्दों का जिक्र कर रहे हैं। पहला है स्वास्थ्य सेवा उद्योग, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, और दूसरा है स्वास्थ्य अर्थशास्त्र अर्थात हेल्थ इकोनॉमिक्स। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कई क्षेत्र शामिल हैं जो अपनी सेवाएं और उत्पादन उपलब्ध कराने और लोगों के स्वास्थ्य के लिए समर्पित हैं। स्वास्थ्य सेवा उद्योग का दायरा इन दिनों में बहुत ही बढ़ गया है और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में एक बड़ा कारक बन गया है। स्वास्थ्य अर्थशास्त्र यह आपके लिए नया शब्द है। स्वास्थ्य अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सेवा के आवंटन में कमी से जुड़े हुए मुद्दों से संबंधित है। इस कोरोना काल में आप स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व को अनुभव कर रहे हैं। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और अच्छा स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा में वृद्धि करके कार्य क्षमता को अच्छी बनाए रखते हैं, जिससे उत्पादन और आय अर्जित करने की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे श्रम की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि होती है। इस तरह मानवीय पूंजी के निर्माण में सहयोग मिलता है, जिसका सीधा प्रभाव आर्थिक विकास पर पड़ता है। अब अपने देश के हेल्थ स्टेटस आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं। निजी क्षेत्र भी हेल्थ केयर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत में 70% हॉस्पिटल निजी क्षेत्रों द्वारा संचालित हैं। 2/5 बेड प्राइवेट सेक्टर में है। भारत अपनी जीडीपी का केवल 4.8% हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करता है, जो बहुत कम है। अब एक प्रश्न है आपके लिए कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का क्या कार्य है, और दूसरा प्रश्न है कि कोरोना जैसी महामारी को रोकने में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या भूमिका हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, आप लर्निंग, लिसनिंग, राइटिंग मोड में बने रहिए। हम लाए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये प्रश्नोत्तर परीक्षोपयोगी भी हैं और पाठ्यक्रम को कवर भी करते हैं। निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक है आधारिक संरचना की व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न बहुत विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ एक चित्र भी दिखाई दे रहा है आपको। इस चित्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया गया है। संरचना के प्रकार पर आधारित यह प्रश्न है। आपको समझाया और बताया गया है कि आधारिक संरचना दो प्रकार की हैं, आर्थिक आधारिक संरचना और सामाजिक आधारिक संरचना। आर्थिक आधारिक संरचना में ऊर्जा, संचार, यातायात आते हैं, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाएं सामाजिक संरचना में आते हैं। आधारिक संरचना उत्पादन का संवर्धन कैसे करती है? बहुत स्पष्ट है कि आधारिक संरचना से उत्पादन की समृद्धि में
कैसे योगदान मिलता है। आप जान भी गए हैं, समझ भी गए हैं कि आधारिक संरचना के बिना उत्पादन समृद्धि असंभव है। यहाँ उत्तर स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है। इसे पढ़िए, समझिए और कुछ भी असुविधा हो तो मुझसे पूछिए। विकास में आधारिक संरचना क्या योगदान करती है? यह लगभग पिछले प्रश्न जैसा ही है। इसका उत्तर बहुत सरलता से हमने यहाँ पे दिया है, आप उसका अवलोकन कीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण आधारिक संरचना की स्थिति क्या है? भारत में ग्रामीण आधारिक संरचना की स्थिति हमने अपने पिछले वीडियो ग्रामीण विकास पर बहुत विस्तार से आपको समझाई है। फिर भी उपयोगी और आवश्यक उत्तर को यहाँ पर आपके मदद के लिए दिया जा रहा है। ऊर्जा का महत्व, ऊर्जा के बिना आर्थिक विकास असंभव है। ऊर्जा का महत्व यहाँ पर दिखाया गया है। ऊर्जा के महत्व को दिखाते हुए और ऊर्जा के प्रकारों को दिखाते हुए एक चित्र भी यहाँ पर दिखाया गया है। और एक बड़ा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिहाज से, ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत और ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोतों में अंतर। यहाँ पर हमने इसका उत्तर भी दिया है, आप इनका अवलोकन कीजिए। यह प्रश्न सरल भी है और पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा भी है। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में 3 बुनियादी स्रोत विद्युत उत्पादन के वो भी दिखाए गए हैं और इसके अलावा ऊर्जा हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है, बिजली हम किन किन स्रोतों से बना सकते हैं, वे अन्य स्रोत भी यहाँ दिखाए गए हैं। चित्र को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। संचारण और वितरण हानि से आप क्या समझते हैं? उन्हें कैसे कम किया जा सकता है? आशा यह है कि ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है तो उसमें गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक कुछ कमी आ जाती है। इससे संबंधित यह प्रश्न है। उत्तर बहुत सरल और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोत कौन से हैं? अभी हम अंतर और इनके बारे में पढ़कर आए हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है कि इस कथन को सही सिद्ध कीजिए कि ऊर्जा के पुनर्नवीनीकृत स्रोतों के इस्तेमाल से ऊर्जा संकट को दूर किया जा सकता है। एनर्जी क्राइसिस पर यह प्रश्न है। एनर्जी क्राइसिस के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और जानकारी इस चित्र में भी दी गई है। ऊर्जा के गैर नवीनीकृत स्रोतों के बारे में आप जानते हैं और उसके बारे में यहाँ उत्तर बहुत सरल रूप से आपको दिखाया गया है। पिछले वर्षों के दौरान ऊर्जा के उपभोग के प्रतिमानों में कैसे परिवर्तन आया है, यानी ऊर्जा की खपत किस प्रकार से परिवर्तित हुई है, उसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो निश्चित रूप से आपको पढ़ने पड़ेंगे, ध्यान रखने होंगे और याद करने होंगे। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के उपभोग और आर्थिक समृद्धि की दरें परस्पर संबंधित हैं क्या? यह आपको बताना है। हमने पीछे भी आपसे चर्चा करके बताया था, ऊर्जा और आर्थिक विकास के बीच में सीधा संबंध है। भारत में विद्युत क्षेत्र की समस्याओं के बारे में यह प्रश्न है। भारत में विद्युत क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं उनको इस प्रश्न के उत्तर में बताना है जो यहाँ दिखाया गया है। भारत में ऊर्जा संकट से निपटने के लिए किए गए सुधारों पर चर्चा। ये एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, उत्तर भी थोड़े बड़े हैं। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। 15वां प्रश्न है, हमारे देश की जनता के स्वास्थ्य की मुख्य विशेषताएं क्या है? इन दिनों कोरोना के चलते बहुत अधिक स्वास्थ्य पर चर्चाएं हो रही हैं कि भारतवासियों के स्वास्थ्य की विशेषताएं क्या-क्या हैं, कमजोरियां क्या-क्या हैं। आप इसका उत्तर थोड़ा सूझबूझ के साथ अपने मन से, स्वविवेक से भी लिख सकते हैं, परंतु इस उत्तर को पढ़ना न भूलिएगा। एक नया शब्द है, एक नई टर्म है, रोग वैश्विक मार, GBD क्या है? यह उत्तर है, GBD एक संकेतक है जिसका उपयोग विशेषज्ञों द्वारा किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले
मरने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए किया जाता है। साथ ही बीमारी की वजह से उनके द्वारा बिताए गए वर्षों की संख्या, यह जानकारी हमें जीबीडी से प्राप्त होती है। हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की प्रमुख कमियां क्या है? इस कोरोना काल में हम सभी इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं। समाचार पत्रों में, टीवी में इनसे जुड़ी हुई बातें आप देखते हैं, समझते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वविवेक से अपने आप भी लिख सकते हैं। अब महिलाओं से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। महिलाओं का स्वास्थ्य गहरी चिंता का विषय कैसे बन जाता है? भारत में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है और भारत का सामाजिक ढांचा ताना बाना ऐसा है कि घर पूर्ण रूप से महिलाओं पर निर्भर करता है। इसी तरह देश की प्रगति और समाज की उन्नति महिलाओं पर ही होती है। तो यहाँ पर संबंधित आंकड़े जानकारी दी गई हैं। इस चित्र को भी आप ध्यान से देखिएगा और अपने उत्तर को तैयार कीजिएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य का अर्थ यानी सभी का स्वास्थ्य, इसके बारे में यह प्रश्न है और इसका विस्तृत उत्तर भी दिया गया है और एक चित्र के माध्यम से इस बात को समझाया गया है। इन दिनों सबसे अधिक चर्चा जिस बात की हो रही है, जिस मंत्रालय की हो रही है, वह है आयुष मंत्रालय। भारतीय चिकित्सा की 6 प्रणालियों को बताता हुआ यह प्रश्न है कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली 6 प्रणालियां कौन कौन सी हैं? तो इसका उत्तर है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी। इनके पहले शब्द मिलाकर बनाया गया है आयुष और ये है आयुष मंत्रालय भी इन दिनों स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम कर रहा है। हम स्वास्थ्य सुविधाओं कार्यक्रम की प्रगतिशीलता को कैसे बढ़ा सकते हैं? इन दिनों निरंतर टीवी में इस तरह के टॉपिक्स पर चर्चा होते रहती है। यदि आप समाचार सुनते हैं, देखते हैं, तो आप इन बातों को आसानी से समझ भी सकते हैं। आज का पाठ बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड एंड यस, स्टॉप विशिंग, स्टार्ट डूइंग। चलते चलते यह याद दिला देना भी उचित है कि बैटल विद COVID-19 is still on. So stay safe from COVID-19. And of course, respect Corona warriors. This is Rakesh Kumar Sharma, Railway School, Nainpur. Okay, stop wishing and start doing.